आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से लपेटे में लिया। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि सरकार ने जनवरी से मार्च तक 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दी, जबकि उस दौरान 3 से 4 करोड़ भारतीयों को ही वैक्सीन लगाई गई थी। आखिर क्यों भारतीयों को प्राथमिकता नहीं दी गई? न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा, गलत प्लानिंग की वजह से वैक्सीन की कमी हुई, कोई प्लानिंग नहीं होने से रेमडेसिविर की कमी हुई और कोई रणनीति नहीं होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सरकार की नाकामी है। प्रियंका ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत में बनती है, फिर क्यों यहां पर कमी हुई? आपके पास पहली लहर से दूसरी लहर के बीच 8 से 9 महीने का वक्त था। आपके ही सीरो सर्वे में दूसरी लहर की तरफ इशारा किया गया था, लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिया। आपके पास वक्त था। 6 महीने में 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिए गए। आज हम उसकी किल्लत से जूझ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, यहां तक कि वो अभी भी प्रचार में व्यस्त हैं। रैलियों में जाकर वो मंच से हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां मांग रहे हैं, और आप रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? वहीं प्रियंका गांधी के बयानों पर बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने पलटवार किया है। अभी हम आपको देवेंद्र फडणवीस और कैलाश विजयवर्गीय के बयान सुनाते हैं, जिसमें वे अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, और मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव व्यक्ति होता है, वो उसी को काम करना है। और मैं समझता हूँ यदि प्रियंका जी को सुझाव देना है तो अपने दल के मुख्यमंत्री को दें, और इस प्रकार सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस सजगता से और जिस सक्रियता से काम कर रहे हैं, उसके कारण ही देश में अराजकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब भी कोई आरोप लगाए उसके पहले अपने गिरफ्तार में सब कुछ झांकना चाहिए। अब भारत में इन सारी चीजों का इतना प्रोडक्शन हम करते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी उसको कर सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं। तो आज हमको अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में जो सामर्थ्यवान है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब है उसके ऊपर, जो मजदूर है उसके ऊपर, जो नौकरी पेशा है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। और आज देखिए, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर हमारे छोटे उद्योगों को, मझोले उद्योगों को, व्यवसायिकों को फिर एक बार जीवित किया या उनको एक जीने की नई राह दी। और ऐसे समय वापस अगर हर राज्य लॉकडाउन लगाना शुरू करेगा तो इनकी, ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं या छोटे उद्योग है, इनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन, ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये बिल्कुल आखिरी पर्याय है, और हम लोगों ने उसका विचार ये बिल्कुल रूटीन। उधर कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 12 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर भरने के दौरान यह रिसाव हुआ है। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जांच की मांग की है। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र शिंगड़े ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एफडीए मंत्री राजेंद्र के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी नासिक पहुंच चुके हैं। एफडीए मंत्री राजेंद्र ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आरोग्य मंत्री और हम यहाँ बैठे थे तो इस घटना की मालूमात हमें मिली। एक बहुत ही दुखदायक, क्लेशदायक घटना महाराष्ट्र में आज हुई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं, जहां पर अस्पताल में, जाकिर हुसैन अस्पताल में आज ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। नासिक के अस्पताल की तस्वीरें हैं और इस हादसे में
22 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं अभी भी 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर भरने के दौरान यह रिसाव हुआ है। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जांच की मांग की है। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर यह हादसा किस तरीके से हुआ, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर आज प्रियंका गांधी ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये बात कही कि सरकार की लापरवाही के कारण इस तरह के हम आज हालात देख पा रहे हैं। और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं। यहां 22 मरीजों की आज मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा मरीज गंभीर रूप से घायल हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार को जबरदस्त लपेटे में लिया। प्रियंका गांधी ने भी आज सवाल दागते हुए कहा है कि सरकार ने जनवरी से मार्च तक 6 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दी, जबकि उस दौरान 3 से 4 करोड़ भारतीयों को ही वैक्सीन लगाई गई थी। प्रियंका गांधी आज जबरदस्त तरीके से सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है कि गलत प्लानिंग की वजह से वैक्सीन की कमी हुई, कोई प्लानिंग नहीं होने से रेमडेसिविर की कमी हुई और कोई रणनीति नहीं होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सरकार की नाकामी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत में बनती है, फिर क्यों यहाँ कमी हुई? आपके पास पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के बीच 8 से 9 महीने थे। आपके ही सीरो सर्वे में दूसरी लहर की तरफ इशारा किया गया था, लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिया। आपके पास वक्त था। 6 महीने में 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिए गए और आज हम उसी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव यहां नहीं रुकी। उन्होंने आगे भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अभी भी प्रचार में व्यस्त हैं। वो रैलियों में जाकर मंच पर पहुंचकर ठाके लगाते हैं। आखिर लोग रो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है और आप रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? और बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है। हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा।
खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रियंका गांधी के मसले पर आज हम बात कर रहे हैं। आज उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने इंटरव्यू में जमकर सवाल दागे हैं केंद्र सरकार से और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि आपके पास दूसरी लहर के इंतजाम के लिए काफी वक्त था, लेकिन आप चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे और अभी भी आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो लापरवाही के आरोप प्रियंका गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय आहूजा जी इस समय लाइव जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजय जी, आपका स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। लेकिन आप खुद देख रहे होंगे प्रियंका गांधी के तमाम बयान, उन्होंने खूब सारे सवाल उठाए हैं। ऐसा कोई मसला नहीं जो आज उन्होंने उठाया नहीं और उस पर सरकार को घेरा नहीं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या मान रहे हैं आप? जो भी प्रियंका गांधी ने क्या कहा, क्या वो पूरा का पूरा गलत है या उसमें कुछ बातें सही लग रही हैं आपको? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, नाकामी नहीं होती, सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर ये कोई महामारी फैली है, उसको निपटने की जिम्मेवारी पूरी तरह से सरकार की है। और ओपोजिशन जो भी ओपोजिशन में होता है वो अपनी बातें रखता है, लेकिन एक आरोप के शेप में इसको रखना, मैं इसको गलत मानता हूँ। सुझाव के तौर पर ये बात करते तो मैं मानता, जो हमारे पास साधन है, जो हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि वो रैलियां कर रहे हैं और यहाँ पे लोग मर रहे हैं। ये एक तो जो र्यूमर फैलाया जा रहा है ये गलत है। लोगों में पैनिक करने की ये एक गलत वो इन्होंने धारणा, ये प्रक्रिया अपना रखी है ना, ये बहुत गलत है। आप सुझाव दें इसमें क्या कर सकते हैं, ये सबके लिए है, नहीं बीजेपी के लिए, ना ही कांग्रेस के लिए, ना ही अन्य दलों के लिए। मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी अगर इसको सुझाव के तौर पर ये कहें कि हमें इस परिस्थिति में, इस दृष्टि में काम करना चाहिए, तो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये कहें कि सरकार बिल्कुल विफल रही, नाकामयाब रही, इसमें इसका कोई वो नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं संजय जी कि प्रियंका गांधी सुझाव दें तो उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए थे उनमें से कितने सुझावों पर सरकार ने विचार कर लिया और कितने सुझावों को अमल में ले आई केंद्र की मोदी सरकार? देखिए, बिल्कुल पड़ोसी का ये काम होता है, पड़ोसी का काम होता है किसी के काम आना। हमारे पास तब वो परिस्थिति नहीं थी, हमारे पास जितनी दवा थी हमने ये पड़ोसी देशों को इसमें हमने एक्सपोर्ट की। उसके बाद क्या रहा कि हमारी परिस्थिति यहाँ पे बढ़ने लगी, चेंज हो गई परिस्थिति, तो हमने उसको रिवर्ट करके हमने बाहर देना बंद कर दिया। तो इसमें जो मनमोहन जी ने कहा उसके ऊपर आपको अगर ध्यान हो तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके सुझावों को उनको रिवर्ट किया। अगर ये सारे कांग्रेसी ऐसे हो जाएं तो शायद देश की परिस्थिति कुछ और हो। अगर ऑपोजिशन अच्छे से काम करना शुरू कर दे तो जो सत्ता पक्ष है उसको भी अपने काम की पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर सिर्फ आरोप ही लगाना है, तथ्यों के आधार पर तथ्य भी सिर्फ आरोप लगाने हैं, तो वो गलत है। पर वो जो कह रही थी उसमें क्या आपको कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही? चलिए, आपने कहा कि ये सरकार की नाकामी नहीं है, सरकार पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभा रही है सरकार, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने तमाम बातें कही है, चाहे वो रेमडेसिविर को लेकर हो, ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो। ये बात तो आप मान रहे हैं ना सर कि ऑक्सीजन की कमी हुई है हमारे देश में, और ऑक्सीजन के निर्यात को लेकर वो एक डेटा भी पेश करती हुई नजर आई है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल भी नहीं कोई भी किसी भी चीज से मुक्त हो कर रहा। कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार विफल रही। ये अगर पब्लिक हम अगर अच्छा मैसेज देंगे तो पब्लिक पैनिक नहीं होगी। और आज मैंने देख रहा था दिल्ली में कर दिया कि सिलेंडर की कमी है, तो लोग क्या करेंगे, एक की बजाय 4 सिलेंडर खरीद के जिसको महंगा मिलेगा महंगा ले लेंगे, जिनको जो नहीं खरीद पाएंगे वो पैनिक हो जाएंगे, वो ऐसा रहेगा। ये ब्लैक मार्केटिंग का काम कांग्रेस का है, वो कांग्रेस करती रही है। चलिए संजय जी लगातार चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी आपके साथ, आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने में असफल होने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा भी आज उन्होंने कोरोना की स्थितियों को लेकर तमाम मुद्दे उठाए। आइए आपको सुनाते हैं आज क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा, एक भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। हर घर में किसी न किसी को कोरोना हुआ है, कोई ना कोई संक्रमित है। हर परिवार के सामने ये स्थिति पैदा हो रही है कि किस तरह से हम मेडिकेशन दिलवाएं, किस तरह से हॉस्पिटल में बेड दिलवाएं, किस तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। डॉक्टर्स, नर्सेस दिन रात काम कर रहे हैं और दिन रात काम करने के बावजूद, अस्पतालों के सारे रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हर जने को अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए सपोर्ट बनने के लिए, वो हमें करना चाहिए। आज देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 million remdesivir injections were exported. 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए,
सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में, ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। कहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है, कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया। अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं। और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है? यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ यह है कि और भी भयानक स्थिति है। बट जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी की जो स्थिति है, वही है जो केंद्र सरकार की। महीने पड़े थे, स्टेडियम्स हैं आपके पास, इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए चलिए अब इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजय जी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनके अलावा फिलहाल डॉली शर्मा कांग्रेस से इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक बार फिर से दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। डॉली शर्मा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज तमाम बातें कही। कोरोना को लेकर उन्होंने जो कुछ भी सवाल दागे हैं उस पर अब भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना का तो इलाज संभव है, लेकिन कांग्रेस का इलाज संभव नहीं है। जी बताइए मैम, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये तो बड़ी शर्म की बात है कि ये लोग इस समय में भी ये बात कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे गाजियाबाद से मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैं गाजियाबाद की स्थिति से आपको वाकिफ कराना चाहती हूँ। अस्पताल के लिए भटकते हुए, ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए लोग मर गए। वीके सिंह जी को अपील करनी पड़ती है ट्विटर पर
कि बेड नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आमजन जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, चलिए वीके सिंह जी ने तो ट्विटर पे डाला, लोगों ने देखा, पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। क्या करें वो लोग? ऐसी भयावह स्थिति, और इस भयावह स्थिति में ऐसे बयान, ये देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे, तैयारी करना नहीं चाहते, चुनाव कराए जा रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी में जिला पंचायत चुनाव हो। चुनाव पहले है, कुर्सी पहले है, सत्ता पहले है, बाकी सब उसके बाद है। हमें पता है, दिन रात हम सो नहीं रहे हैं। आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, लोग लगातार, हम कोशिश करके लोगों को बेड दिलवा रहे हैं। डीएम गाजियाबाद ने जो लिस्ट जारी की, एक डॉक्टर फोन नहीं उठाता, 99.9% वो लिस्ट पे कोई फोन नहीं उठाता, और जो लोग फोन उठा भी ले एक आध, वो बदतमीजी से पेशेंट से बात कर रहे हैं। तो क्या ये तैयारी है? आज ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग भटक रहे हैं, प्लाज्मा के लिए लोग भटक रहे हैं, बेड के लिए लोग भटक रहे हैं, उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जिम्मेदारी कब लेंगे? इंतजामों की बात कब करेंगे? सबसे मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये इतने घटियापन पर उतरे हुए हैं कि ये लोग उस अस्पताल वाले को परेशान कर देंगे। इन लोगों ने, वो अस्पताल के मालिक ने, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे अस्पताल में 60 बेड्स हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये 75 कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और जहां बेड खाली पड़े हैं वहां बेड ये देना नहीं चाह रहे लोगों को। आप एक बात बताइए, जब इलाज के लिए आपके पास अगर गाजियाबाद में जगह नहीं है, मेरठ में जगह है, हापुड़ में जगह है, तो आपने ऐसी गाइडलाइंस जारी कर दी कि सीएमओ की चिट्ठी की जरूरत पड़ेगी मरते हुए आदमी के इलाज के लिए। 60 साल के ऊपर ये आप जो बात कह रही हैं डॉली शर्मा जी, जो बेड की बात आपने कही, ऐसा ही कुछ प्रियंका गांधी ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अभी भी इसकी चिंता है कि हमारी इमेज बच जाए। इसका जवाब मैं संजय आहूजा जी से जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए तमाम सवाल दागे हैं और केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से लपेटे में लिया है। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय आहूजा जी, ब्रेक पर जाने से पहले डॉली शर्मा जी की तमाम बातें आपने सुनी होंगी और सवाल वाकई में यही है कि क्या सरकार कोरोना काल में बस अब अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई ये ना कह पाए कि सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं देख पाई समय रहते? मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया। मैं प्रियंका जी को ये कहना चाहूंगा कि जो देश की जनता है
उसको पैनिक ना करें, उनसे आग्रह करें, उनसे ये गुजारिश करें कि वो पैनिक ना हो। सरकार व्यवस्थाओं में लगी हुई है। कोरोना काल में या अकेले कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए, और हर एक देशवासी की जान की, माल की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है, नाकामी नहीं है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जो ये बार बार ऑपोजिशन सिर्फ एक एलिगेशन के मोड में है, उसको अपने आप को चेंज करें। नहीं सर, जो चीजें दिख रही हैं उनका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना सर। जो चीजें सामने है, जैसे कि निश्चित तौर पर पल्लवी जी निश्चित तौर पर बोला से काम कर रहा हूँ, पहले से मैं अपनी जिम्मेवारी मान रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी बनती है। हम सरकार में बैठे हैं, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, तो मैं इस बात से काम कर रहा हूँ। लेकिन आप बात को अगर आप कोई नंबर रिलीज कर रहे हैं, सरकार में बैठे कर्मचारी सरकार की बात मानते हैं, और अगर कोई वो नंबर रिलीज कर रहे हैं आम जनता के लिए, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करने चाहिए। पूरी लिस्ट में अगर एक भी नंबर नहीं लगता और सीएमओ फोन काट देता है, तो नागरिक कहाँ जाए, किसके पास मदद मांगे? कार में लोगों की मौत हो रही है, अस्पताल तक नहीं ले जा पा रहे हैं वो अपने माँ बाप को, फूट फूट के रो रहे हैं लोग। डिम्पल जी, ये जो महामारी आई है, ये तो ना कांग्रेस के बस में ना बीजेपी के बस में। सरकार हमारी है, तो हम पूरी जिम्मेवारी इस चीज को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप गलत बात कर रही हैं। बिल्कुल जनता मर रही है, पब्लिक मर रही है। अरे भाई, अरे आपने रैली का टाइम 500 से लाख से 500 कर दिया। बंगाल में बहुत जिम्मेदारी निभाई है आपने, बहुत जिम्मेदारी निभाई है आपने कि अपना रैली का साइज छोटा कर दिया और देश की जनता पर एहसान कर दिया है आपने। बहुत जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। देखिए, देश की जनता पे आपने एहसान कर दिया कि कोरोना काल में आप लाखों की भीड़ इकट्ठी करने की जगह बस अब 500 ही कर रहे हैं। आपके पास तो पता नहीं, आपके पास में तो 500 लोग। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, डॉली शर्मा जी एक एक करके बात कर लेते हैं। दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज ही क्लियर नहीं आ पाएगी, तो एक एक करके बात कर लेंगे। सेंसिबल डिबेट हो जाएगी ना मैम, सेंसिबल डिबेट हो जाएगी, कुछ अच्छा निकल कर आ जाएगा, कोई अच्छा सुझाव शायद आपकी तरफ से निकल कर आ जाए, जो संजय जी को पता लग जाए कि हाँ इस थ्रू भी हम कोई काम कर सकते हैं, कोई अच्छी बात शायद सामने निकल कर आ जाए, अगर एक एक करके बात करेंगे। लोगों को नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तौर पर मैं स्वागत करूंगा डिम्पल जी का, मैं स्वागत करूंगा प्रियंका गांधी का, मैं स्वागत करूंगा राहुल गांधी का कि वो सुझाव। मेरा नाम डॉली शर्मा है, भाई साहब। क्षमा कीजिए डोली जी, मैं डोली जी आपका स्वागत करूंगा, प्रियंका जी का स्वागत करूंगा, राहुल जी का स्वागत करूंगा, अगर वो हमारे को सुझाव देंगे कि हमें इस दृष्टि में काम करना चाहिए, क्योंकि ये जनता हित में बात कर रहे हैं। तो जनता हित में बात करना है तो जनता को पैनिक मत करें आप, कोई जनता को जितना आप पैनिक करें। कोई हमने तो कहा था, राहुल जी ने कहा था आपको सुनामी आने वाली है, कोरोना की सुनामी आने वाली है, देश हर तरीके से बर्बाद हो जाएगा, मत कीजिए नमस्ते ट्रम्प। किया आपने लाखों लोगों को इकट्ठे करके नमस्ते ट्रम्प, ये सुझाव दिया था आपको, मानते हैं आप सुझाव? राहुल जी ने कहा था कि बाहर मत दीजिए दवाई, देश की जनसंख्या को आप वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रहे और आप बाहर भेज रहे हैं, अपने घर में आग लग रही है और आप दूसरे के घर की आग बुझा रहे हैं। क्या गलत? तो आपने सुझाव माना कि आज आपको वही करना पड़ा जो राहुल जी ने इतने समय पहले कहा आपको। गलत है, आपको सुझाव देते हैं और सत्ता के मद में सत्ता की मद में आप लोग इतना आ चुके हैं कि आपको आज बंगाल चुनाव दिख रहा है, दीदी और दीदी दिख रहा है, लेकिन शमशान घाटों पर भी कतारें लगी हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपके पास बंगाल में पाने के लिए कुछ नहीं है। अरे छोड़िए, अभी भी आप चुनाव की और गद्दी की बातें कर रहे हैं। इंसान बन जाइए, इंसान बन जाइए। इस समय भी आपको चुनाव और गद्दी दिख रही है, इस समय भी चुनाव और गद्दी दिख रही है आपको। अरे भाड़ में जाए ऐसा चुनाव। बताइए, सुझाव दीजिए, जरा बचाइए 2-4 लोगों की जान। चलिए रातों को सोने लगे हम लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? जिम्मेदारी की बात करते, जिम्मेदारी लीजिए। बंगाल चुनाव में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बातें बाद में भी हो जाएंगी।
अभी लोगों के डॉली जी, आपकी हर बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। डॉली शर्मा जी, आप सुन लीजिए, आप काफी देर से बोल रही हैं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, आपकी तमाम बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन यही जो विल पावर मैं कह लूँ, इच्छा शक्ति कह लूँ, ये आपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखाई, ये आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखाई? ये इच्छा शक्ति वहां दिखा देते। महाराष्ट्र की स्थिति तो जो पिछले साल थी वो अभी भी है, बीच में ना सुधरी, ना अभी आने वाले समय में कोई वहां का हिसाब नजर आ रहा है कि वहां पर थोड़ा बहुत सही हो जाए। और आज जो नासिक में हुआ वो तो सबने देखा, 22 लोगों की जान कैसे चली गई वो भी आप जान रही हैं। तो ये इच्छा शक्ति क्या हम छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए नहीं दिखा सकते थे? लेकिन वैक्सीन मुहैया नहीं करा रहे, फैसिलिटीज मुहैया नहीं करा रहे। वैक्सीन तो अब लगना शुरू हुई है डॉली शर्मा जी, वैक्सीन तो अब लगना शुरू हुई है। उससे पहले ही महाराष्ट्र के क्या हालात थे ये आप भी भली भांति जानती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये इच्छा शक्ति या तो हर राज्य के लिए बराबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पर हालात खराब है। अब आपको यूपी दिखाई दे रहा है, आपको यूपी की स्थिति अच्छे से दिखाई दे रही है, आपको ये नजर आ रहा है कि यूपी में हालात खराब है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसकी किसी को चिंता नहीं है। क्या आपने आकर एक बार भी आज ये बोला कि आज जो नासिक में हुआ बहुत गलत हुआ? खाली चिल्लाना आता है क्या कांग्रेस को? और दिक्कत यही है कि आप लोगों से सवाल पूछ लो तो परेशान हो जाते हैं कि हमसे सवाल क्यों कर लिया। बंगाल में रैली क्यों कर रहे हैं? आप ये सवाल करिए, मैं मान जाऊंगी आप एंकर है। चलिए ना, मेरी इच्छा शक्ति, एक सेकंड डॉली शर्मा जी, एक सेकंड। आप एक तो मेरे पर सवाल उठाने वाली कोई नहीं होती, और दूसरी बात मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। और तीसरी बात, मैं अगर उनसे ये पूछूंगी कि बंगाल में चुनावी रैलियां क्यों की जा रही है तो मैं आपसे भी पूछूंगी असम में क्यों की थी आपने रैलियां? क्या तब कोरोना नहीं था? तमिलनाडु क्यों गए थे राहुल गांधी? क्या तब कोरोना नहीं था? केरल क्या करने गए थे राहुल गांधी? तब क्या कोरोना नहीं था? भाजपा की पत्रकार है, प्रवक्ता बैठे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए विपक्ष को। अगर आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाए तो आप ये कह देते पलटकर कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं। शर्म आती है विपक्ष। मेरी बात सुनिए डॉली शर्मा जी, आपकी ये जो हालत है ना देश में, विपक्ष की जो हालत है देश में, आप लोगों की वजह से ही है। फोन काट दिया डॉली शर्मा ने। बताइए संजय आहूजा जी, आप विपक्ष से सवाल नहीं कर सकते, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, मीडिया अपने सारे प्लेटफॉर्म बंद करके बैठ जाए, या तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए सब लोग। मैं आपसे बात नहीं रखता, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल मीडिया का काम है, हमारा चौथा स्तर है मीडिया, और हम किसके माध्यम से जनता तक पहुँचते हैं, बात रखते हैं। मैंने शुरू में, मुझे सब मालूम है कि पूरे देश में क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रदेश में क्या स्थिति है, लेकिन मैंने अपने देशवासियों की बात की। प्रधानमंत्री भी देशवासियों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। पंजाब में भी इससे बदतर हाल है। हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में बुरा हाल है, यहाँ भी कोरोना की बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन उसको निपटने की जिम्मेवारी अकेली सत्ता पक्ष की नहीं है, विपक्ष की उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो भी जनता के प्रति जवाबदेही है। आज हम सत्ता में हैं, कल को वो भी सत्ता में आ सकते हैं, पहले भी वो सत्ता में रहे हैं। शासन ये हमारे इस कार्यकाल में हमारे ये कोरोना का ये महामारी का आया है, तो इसको हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे से निपटा है। पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा की गई है, वो ऐसे नहीं की गई। ये महामारी कोई किसी व्यक्ति को देखकर नहीं आ रही, किसी सत्ता को देखकर नहीं आ रही। कोई भी कमी आ रही है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की है। मैं इससे कहीं भी कोई मुकर नहीं रहा इस बात को, बल्कि भी इसकी पूरी जिम्मेवारी ले रहा हूँ। और हम एक प्रदेश की बात करेंगे तो गलत होगा, हम पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देशवासियों की बात करेंगे। एक एक व्यक्ति की जिंदगी की जो है वो चिंता है सरकार को, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे वो सत्ता की हो, चाहे विपक्ष की हो। तो पल्लवी जी, मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो प्रियंका जी ने सवाल किए, जनता तक इसका जो पहुंचना चाहिए आंकड़ा, कि सरकार की नाकामी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी से काम करें। ये तो आप हमें कहें, ये कहेंगे नाकामी है और बिल्कुल विफल रही। देखिए संजय जी, मैं आपकी हर बात का स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बात कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शंस की कमी हो गई है। चलिए, आपने ये स्वीकार किया, ये बहुत राहत वाली बात है कि आपने कमियों को स्वीकार किया। सवाल तो बार बार यही खड़ा हो रहा है ना सर, देख लीजिए आप किस तरीके से जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। अभी मैंने महाराष्ट्र के लिए सवाल पूछ लिया तो तुरंत बिदक गई एक तरीके से डॉली शर्मा जी, जैसे वहां पर सब कुछ ठीक हो गया है। मैं आपको आपके माध्यम से, आपके ANP न्यूज चैनल के माध्यम से, पल्लवी जी आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ, कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाएंगे। पैनिक ना हो,
इतना पैनिक होंगे। जहाँ हिंदुस्तान में क्या है, एक को पता चलता है कि एलपीजी गैस की कमी होने वाली है तो हम 4-4 सिलेंडर भर लेते हैं, जो नहीं भरा पाते वो पैनिक हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि प्याज की वहाँ फसल खराब हुई और यहाँ 100 किलो प्याज बिकना शुरू हो गया। ये तो आपने जनरल चीज देखी होगी। मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील है, किसी की बातों में ना आए, कहीं कमी है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने एक बात और कही है यहाँ संजय आहूजा जी, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कह रही हैं प्रियंका गांधी कि आईएसआई से बात कर सकती है हमारी देश की सरकार, लेकिन विपक्ष से नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब तक जितनी भी सर्वदलीय बैठक हुई है वो बैठकें क्यों की गई, उनका क्या औचित्य है? अगर विपक्ष से बात ही नहीं हो रही है तो उन बैठकों का क्या मतलब है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता इस बात को। प्रियंका जी बहुत ज्यादा गलत बात कर रही है। इस सर्वदलीय बैठक में इस चीज की चिंता नहीं की जाती, इस बारे में बात नहीं की जाती। मैं तो अभी से खुले मन से कह रहा हूँ कि विपक्ष आए और अपने सुझाव दे, किस तरीके से इस कोरोना महामारी से निपटा जाए, इस तरीके से काम किया जाए। मनमोहन जी ने इसके 5 सवाल दिए, उनका स्वागत किया गया हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कि आप जैसे अगर लोग सुझाव के मोड में आए तो शायद कांग्रेस का भी बेड़ा पार हो जाए। तो ये तो जग जाहिर है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने उसका स्वागत किया है, तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वो कहने के लिए कुछ भी कह दे, जो प्रत्यक्ष रूप से आपने अभी पिछले दिनों में देखा, मनमोहन जी ने 5 सवाल पूछे, उन 500 का जो सुझाव दिए, पूछा, स्वास्थ्य मंत्री ने स्वागत किया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है पल्लवी जी? मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं होना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि ये सब कुछ सामने आया है। प्रत्यक्ष रूप से ये चीजें सामने आ रही है कि हम किसी भी बात का स्वागत कर रहे हैं, किसी सुधार की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से हम काम करना चाह रहे हैं। अगर कहीं सुधार की कोई जरूरत है तो कोई भी व्यक्ति, विपक्ष, कोई भी व्यक्ति आकर सुझाव दे सकता है कि अगर हम उस हिसाब से काम करें तो शायद हमारा ये प्रदेश की, देश की स्थिति सुधर सके। तो कौन सा ऐसा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सुझाव या कोई ऐसी किसी ने कभी कोई विपक्ष ने ऐसी बात की हो। फिर वो एलिगेशन करती है कि सरकार विफल रही। सरकार की 100% जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की ही है, उसके साथ उतनी ही 60% जिम्मेवारी जनता की और विपक्ष की है, जो हमें सुझाव दे। बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट चाहूंगी सर। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अभी भी लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री जा रहे हैं चुनावी रैलियों में और वहां मंच पर जाकर ठहाके लगा रहे हैं, जोक मार रहे हैं। ये हंसने का वक्त नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हर स्थिति से प्रधानमंत्री जी अवगत हैं। जहाँ जैसी स्थिति है वहाँ ऐसी बात है, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल ये चिंताजनक बात है। कोरोना महामारी, मैंने वही बताया, बाकी की जो जान माल जा रही है, कांग्रेस या बीजेपी वाले तो नहीं जा रहे, इसलिए कांग्रेस के भी है, बीजेपी के, विपक्ष के भी है। तो ये जो बंगाल में कह रहे हैं चुनाव कर रहे हैं, इलेक्शन का काम है, इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। हरेक प्रदेश अपनी हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगा, पंजाब में लॉकडाउन लगा, चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगा, दिल्ली में लॉकडाउन लगा, महाराष्ट्र में अभी तक लॉकडाउन नहीं लगा, वहाँ ज्यादा स्थिति खराब है। तो मैं इस पर इसको क्लेरिफाई नहीं करना चाहूंगा कि वहाँ नहीं लगा, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। नहीं, ये देश की जो बीजेपी की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है हरेक प्रदेश की जनता की रक्षा करना, उनको हर एक तरह की वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन देना। अगर वैक्सीनेशन अपने पड़ोसी देश में दी तो इससे क्या गलत है? तब ऐसी स्थिति नहीं थी। आज हमने उसको बंद कर दिया, हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उसकी ज्यादा जरूरत है। अब पैनिक कर रहे हैं कि पंजाब में कहा कि हमारे पास 2 दिन का है, स्टॉक आ गया। कैप्टन अमरिंदर ने इस बात के लिए कहा, तो 2 दिन का तो स्टॉक है ना। ये तो नहीं कहा कि सेंट्रल सरकार ने कि आप 2 दिन का है, हम इसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे, ऐसी बात तो कहीं भी नहीं आई। तो ये बात है, विपक्ष को मेरे हिसाब से सुझाव के तौर पर रखें तो ज्यादा अच्छा है। संजय जी, अब तो हम भी यही चाहते हैं कि अब जिस तरह की स्थिति इस समय बन गई है, सभी मिलजुल कर इस महामारी से लड़ें, तभी जाकर हम ये जंग अब जीत पाएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का आपको यहाँ पर रास्ता या विकल्प बचा नहीं है। संजय जी, समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है